ये इमेज कोई ऑस्ट्रिच की नहीं बल्कि ये एक डायनासोर की इमेज है। जी हाँ, वही डायनासोर जो आज से कुछ करोड़ साल पहले ऐसा दिखा करते थे। इन डायनासोर्स ने पृथ्वी पर बहुत लंबे समय तक राज किया था। डायनासोर्स ने पृथ्वी पर 16 करोड़ 50 लाख साल तक राज किया था, लेकिन उसके कंपैरिजन में हम इंसानों के अभी तक केवल 3 लाख साल ही हुए हैं। अब आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक 10 किलोमीटर के साइज का एस्ट्रॉइड पृथ्वी पर गिरता है और एक जोरदार धमाके के साथ डायनासोर्स का ये राज पृथ्वी से हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन ये डायनासोर्स उस एस्ट्रॉइड के डायरेक्ट कोलिजन से नहीं मरे थे, बल्कि कोलिजन के बाद भी एक बड़ा नंबर डायनासोर्स का जिंदा था। पर फिर कुछ हुआ और धीरे धीरे करके उस चीज ने डायनासोर्स को खत्म करना शुरू कर दिया। अब आखिर एस्ट्रॉइड के कोलिजन के बाद बचने के बावजूद भी वो कौन सी चीज थी जिसने इन डायनासोर्स को खत्म कर दिया, और आखिर कोलिजन्स के कितने समय बाद तक ये डायनासोर्स जिंदा रहे, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, आज से करीब 6.6 करोड़ साल पहले प्रेजेंट डे मैक्सिको के युकाटान पेनिनसुला के पास करीब 10 से 15 किलोमीटर का एक एस्ट्रॉइड गिरा था, जिससे भीषण तबाही हुई थी। अब ये कहानी आप दर्जनों क्या सैकड़ों बार सुन चुके होंगे, पर उसके बाद हर घंटे क्या हुआ ये कहानी शायद आपने नहीं सुना होगा। देखो, जिस पल वो एस्ट्रॉइड धरती की सतह से टकराया था, उस पल उसने पृथ्वी पे ठीक उसी प्रकार का इंपैक्ट डाला जैसे दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए 10 बिलियन एटॉमिक बॉम्ब्स को एक साथ डेटोनेट कर दिया गया हो, जिस वजह से टकराव के एक ही मिनट के अंदर इंपैक्ट सरफेस पे करीब 160 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन गया और धूल पत्थर से लेकर सतह की गहराई में मौजूद ओवर हीटेड लावा भी सैकड़ों फीट ऊपर उछलकर हर दिशा में चारों तरफ फैल गई। अब ये फ्लेम्स और हीट से भरी हुई डिब्रीज कुछ ही मिनट्स के अंदर सैकड़ों मील दूर मौजूद जंगलों पर जा गिरी, जिससे उस एरिया में मौजूद पेड़ों में आग लगनी शुरू हो गई। और फिर उस आग ने एक ऐसे वाइल्ड फायर का रूप ले लिया जो धीरे धीरे करके दुनिया के ऑलमोस्ट हर जंगल में फैल गई। और ये सब हुआ उस कोलिजन के महज 10 मिनट के अंदर। पर आखिर ये हमें पता कैसे चला? वेल, हुआ क्या कि जब आज से कुछ साल पहले एक टीम ऑफ रिसर्चर्स पॉसिबल इंपैक्ट एरियाज की सरफेस को क्लोजली स्टडी कर रहे थे ना, और स्पेसिफिकली उस टेरेस्ट्रियल लेयर को एनालिसिस कर रहे थे, तब उन्हें उस सॉइल में एक्सटेंसिव चारकोल मिला जो ट्रीज और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बायो कंपोनेंट्स के जलने की वजह से क्रिएट होने वाला समझ में आ रहा था, सजेस्टिंग कि एस्ट्रॉइड इंपैक्ट के पास मौजूद जीव जहां कोलिजन की वजह से क्रिएट होने वाली एक्सटेंसिव हीट की वजह से खत्म हो गए होंगे, तो वहीं दूर मौजूद डायनासोर समेत सभी छोटे बड़े जीवों को जंगल में लगी आग ने जलाकर मार डाला होगा। और जब 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो एस्ट्रॉइड टकराया, तब एपिसेंटर के चारों तरफ करीब 1500 किलोमीटर का एरिया कुछ ही सेकंड्स में यूं वीरान हो गया होगा जैसे वहां पर कभी कुछ था ही नहीं। हालांकि अगर ये इस कहानी का अंत होता तो शायद इसके उतने मायने ना रहते, मगर एक्चुअल में तो ये आखिरी सांस लेने का गोल्डन पीरियड था, क्योंकि विनाश तो अभी शुरू होने वाला था। देखो, उस इंपैक्ट के बाद जो शॉक वेव्स क्रिएट हुई थी ना, उसकी वजह से पूरे ओशियंस में एक्सट्रीम फोर्स एक्सर्ट हुआ था, एंड एज ए रिजल्ट ना सिर्फ मैक्सिकन पेनिनसुला बल्कि पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट सभी ओशियंस में 100 मीटर ऊंची लहरें बनी, और सुनामी के रूप में ना सिर्फ समुद्र के अपर सरफेस की काफी सारी एक्वाटिक लाइफ को खत्म कर दिया, बल्कि कोस्टल एरियाज में जो जीव उस इकोसिस्टम का सहारा लेके अपनी जिंदगी बिता रहे थे ना, उन्हें भी पानी में डूब के अपनी जान देनी पड़ी। अब पानी में दम घुटना कितना दर्दनाक होता है ये आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये डायनासोर्स का सबसे पेनफुल एंड था, तो कहानी को जरा 1-2 दिन आगे लेकर जाते हैं। जब रिसर्चर्स उस एरिया के पत्थरों के कॉम्पोजिशन को खंगाल रहे थे, तो उन्हें मिला कुछ बहुत ही अजीब। उन्होंने देखा कि उस वक्त की कंपोजिट लेयर में हर तरह के पत्थर और एलिमेंट्स मौजूद थे जो होने चाहिए, सैंडस्टोन्स, लाइमस्टोन्स, ग्रेनाइट, मगर एक चीज जिसकी भरमार वहां पर होनी चाहिए थी, वो चीज वहां पर नहीं थी, और वो चीज थी सल्फर।
देखो चिक्सुलूप और उसकी इंपैक्ट ट्रेजेक्टरी जिस तरह की थी उसके हिसाब से मेन इंपैक्ट एरियाज के सॉइल में सल्फर की भरमार होनी चाहिए थी, जो कि वहां पर नहीं थी। मगर एक चीज जरूर पाई गई, वो थी ग्लेशिएशन ट्रेसेस। तो अब आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि उस जगह का सारा सल्फर भी गायब हो गया और उस जगह पर ग्लेशियर्स के ट्रेसेस मिले। और यहां से दोस्तों हमें मिली उस कोलिजन के 2 दिन बाद की कहानी। देखो उस इंपैक्ट ने जो हीट एनवायरनमेंट में रिलीज की थी ना, उसने सारे सल्फर रिच रॉक्स को तुरंत ही वेपोराइज करके गैस में कन्वर्ट कर दिया था और एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया था अप्रॉक्सीमेटली 357 बिलियन टन सल्फर। और ये कितना ज्यादा होता है, इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। देखो साल 1883 में जो क्रैकाटोआ वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, उससे इस एस्टेरॉइड के मुकाबले 4 गुना कम सल्फर एनवायरनमेंट में रिलीज हुआ था। मगर फिर भी उसने पूरी अर्थ के ग्लोबल टेम्परेचर को 5 साल के लिए 2.2 डिग्रीज तक कम कर दिया था। नाउ सिमिलरली एटमॉस्फेयर में डस्ट और डिब्रीज के साथ साथ जब इतनी मैसिव अमाउंट में सल्फर कोलिजन के बाद अगले 1 हफ्ते में ऊपर जमी, यानी कि आसमान में चारों तरफ फैल गई, उसने वातावरण की ऊपरी सतह पे सल्फेट एरोसोल बना दिए। और ये किसी नॉर्मल गैस की तरह नहीं होती। सल्फेट एरोसोल की लेयर जब पृथ्वी के अपर एटमॉस्फेयर में जम जाती है ना, तो वह सूर्य से आने वाली सनलाइट, हीट और सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करके वापस स्पेस में भेज देती है और उसे पास होकर के पृथ्वी की सतह तक नहीं आने देती। करीब 2 हफ्ते बाद दुनिया भर में लगी वाइल्ड फायर्स बिल्कुल शांत होने लगी। सुनामी से जो वाटर लेवल डिस्ट्रक्टिव लेवल पर कोस्टल एरियाज में पहुंचा था ना, वो भी कम होने लगा और हालात वापस से नॉर्मल होने लगी। मगर इन 2 हफ्तों में पृथ्वी के अपर एटमॉस्फेयर में सल्फेट एरोसोल की लेयर जम गई थी, जिसने पृथ्वी के इकलौते हीटिंग सोर्स सूरज को उससे कंप्लीटली दूर कर दिया। और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी को सनलाइट ना मिलने की वजह से यहाँ के ग्लोबल टेम्परेचर्स डाउन जाने लगे एंड दिस वाज द स्टार्ट ऑफ डूम्सडे। अब देखो दोस्तों, सूरज ही तो वो सोर्स है जो पूरी दुनिया का पेट भरता है। जब ये सूरज की किरणें प्लांट्स द्वारा रिसीव होती है, तभी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके प्लांट्स द्वारा लाइफ के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन और फूड प्रोड्यूस किया जाता है, जिन्हें जब वेजिटेरियन ऑर्गेनिजम्स द्वारा कंज्यूम किया जाता है तभी तो वो सर्वाइव करते हैं। और जब इन्हीं वेजिटेरियन ऑर्गेनिजम्स को कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, तब वो सर्वाइव करते हैं। और इसी तरह फूड साइकिल को फॉलो करते हुए बिलियंस ऑफ ईयर से लाइफ ने अर्थ पर सस्टेन किया है। नाउ सिंस सनलाइट गायब हो जाने के बाद से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे थे, तो वो ना तो दूसरों को न्यूट्रिएंट्स दे पा रहे थे और ना खुद को जिंदा रख पा रहे थे। और एक के बाद एक आने वाले 5 से 10 सालों में इसी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंटिन्यू ना रख पाने की वजह से नियरली 85% वेजिटेशन खत्म होने लगी। पेड़ सूखने लगे, फल लगने बंद हो गए, नए पेड़ों का उगना भी रुक गया और इन सब के कारण शाकाहारी जीवों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा और सारे हर्बीवोरस एनिमल्स इंक्लूडिंग डायनासोर्स एक एक करके इसी खाने के अकाल में तिल तिल करके खत्म होने लगे। नाउ हर्बीवोरस के पूरी तरह खत्म होने के बाद कार्निवोरस उनकी लाशों को खाने लगे थे और आने वाले 2 से 3 सालों तक जहां जहां इन हर्बीवोरस की डेड बॉडी मिल रही थी, वैसे वैसे उन्हें फीड करते रहे। लेकिन अंततः ये सारी डेड बॉडीज भी वैनिश हो गई और कार्निवोरस भी आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगे और कहानी आ गई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के केस पे, जहां 2 कार्निवोरस आपस में लड़ते थे और स्ट्रॉन्गेस्ट वन सर्वाइव करके वीकर वन को खा जाता था। मगर कार्निवोरस भी कितने ही समय तक एक दूसरे को मार के जिंदा रहते, क्योंकि जिंदगी सिर्फ खाने से ही थोड़ी चल सकती है। ग्लोबल टेम्परेचर्स डाउन होने की वजह से कोलिजन के करीब 3 महीने बाद ही सारी वाटर बॉडीज जमने लगी थी और ऑर्गेनिजम्स के पास पीने के लिए पानी भी नहीं रहा था, जिस वजह से कई बार ऐसा भी एस्टिमेट किया जाता है कि जितने जीव भूख से नहीं मरे होंगे ना, उससे कई गुना ज्यादा प्यास की वजह से खत्म हो गए होंगे, जिनमें से किसी नॉर्मल ऑर्गेनिज्म से बहुत पहले ही खात्मा डायनासोर्स का ही हुआ होगा। क्यों? वेल द आंसर इज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। अब देखो, इतना तो हम सभी जानते हैं कि डायनासोर्स का साइज और उनका मास आज के जानवरों से कई गुना ज्यादा रहता था, जिस वजह से उनकी बॉडी को मेंटेनेंस और सरवाइव करने के लिए भी न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए रहता था। अब जहां एक तरफ दुनिया खत्म हो रही थी और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की लड़ाई में डायनासोर्स एक दूसरे को मारकर खा रहे थे, फिर भी उनकी बॉडी को इतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा था कि वो मौसम की मार को झेलते हुए बाकी ऑर्गेनिज्म से बैटल करके अपने आप को जिंदा रख सके। अब
देखते ही देखते करीब 12 से 13 साल बीत गए थे और तब भी जब पृथ्वी ने अपने स्नोबॉल फेज से रिकवर नहीं किया तब दुनिया भर में मौजूद फाइनल डायनासोर्स के शरीर भी अंत में जवाब देने लगे। और कुछ इस तरह एस्ट्रॉइड के टकराव के करीब 14 साल बाद कभी दुनिया को डोमिनेट करने वाली प्रजाति आज पूरी तरह विलुप्त हो गई। लेकिन वेट ए सेकेंड, मैंने तो इस वीडियो की शुरुआत में आपको डायनासोर का इमेज दिखाया था जो आज भी जिंदा है, तो ये कैसे हुआ? क्या मैंने यहाँ पर कोई झूठ बोला है? वेल, नहीं। देखो, एविडेंसेस सजेस्ट करते हैं कि आज की जो मॉडर्न डे बर्ड्स है ना, वो इवॉल्व हुए हैं छोटे छोटे थेरोपॉड्स से। और थेरोपॉड्स डायनासोर्स की सबसे सिग्निफिकेंट फैमिलीज में से एक थे, जिनमें टी-रेक्स भी आते थे। आज से करीब 150 मिलियन साल पहले से ही थेरोपॉड्स में एक ब्रांच डिवाइड होके फेदर्स गेन करने लगी थी, जो प्री हिस्टोरिक बर्ड्स की फॉर्मेशन बना रही थी। नाउ इवेंचुअली जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे एस्ट्रॉइड डिजास्टर आने तक कई ऐसी बर्ड्स भी आने लगी थी जिनका साइज नियरली आज की बर्ड्स जितना ही हो गया था, और उनकी डाइट रिक्वायरमेंट्स भी उस वक्त के डायनासोर्स जितनी नहीं थी बल्कि आज के बर्ड्स जितनी थी। और यही कारण था दोस्तों कि कोलिजन के करीब 14 साल बाद जब सारे डायनासोर्स खत्म हो गए तब अंडरग्राउंड रहने वाले मैमल्स और कम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स वाले पक्षी इसी लेफ्टओवर को खा खा कर सरवाइव कर गए। और इस इंपैक्ट के करीब 2 डिकेड्स यानी कि 20 साल बाद एटमॉस्फेयर में सल्फेट एरोसोल कम हुआ और सनलाइट वापस से आने लगी। तब इन्हीं जीवों ने नए युग की शुरुआत की, जिसकी आगे की कहानी आपको वैसे तो हमारे इस वाले वीडियो में मिल जाएगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो का एक नया और अपडेटेड वर्जन देखना चाहते हैं तो हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, ये थी कहानी डायनासोर्स के अंत की। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है डायनासोर्स के पूरे शुरुआत से लेकर के ह्यूमंस के आने तक की कहानी को। जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।